हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसकी सारे बातें सुनती। वह भी भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदारों की औरतों ने मुझे आंगन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर कुटुर कुटुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। सरसरी सी नज़र मेरी उस पर पड़ी थी। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वह 16 साल का था। अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 30 मिनट तक करता रहा। अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन मेरा देवर न तो उठकर मेरे पास आया न मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं उससे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में यह सोचा कि बहुत ही बेशर्म सा लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती हैं, इसे जरा शर्म नहीं आया? यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बाल ढके इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर सूरज भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास ही बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। वह मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है आरती? फिर वह समझे कि शायद वह काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। लेकिन फिर सूरज की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी है। मेरा पति सूरज का एक ही भाई था, साहिल। माँ बाप न थे उस वक्त घर में। मैं, मेरा पति और मेरा देवर साहिल था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो सूरज कहने लगा, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है, इसलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी एतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं इसके सामने बैठ गई। इसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब सूरज टेबल के पास आया तो मेरे बजाय साहिल के पास बैठ गए। इसकी प्लेट में दाल डाली और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, और इससे ज़्यादा हैरत मुझे यह हुई कि साहिल अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इसे तो अपने भाई का भी लिहाज न था, और गुस्सा मुझे सूरज पर भी आने लगा कि वह तो इसे रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि सूरज इसे खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 16 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता था? मैंने कहा, सूरज, साहिल खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, आरती, साहिल अंधा है, देख नहीं सकता है। यह सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकता था, और कल से मैं न जाने दिल में इसके कितना बुरा भला कह चुकी थी। सूरज के चेहरे पर उदासी थी। सूरज कहने लगा कि साहिल बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता है। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सूरज कहने लगा, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि साहिल अंधा है। साहिल देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, काश यह देख भी सकता। मेरी बात पर साहिल की आंखों में आंसू झलके थे। कहने लगा, भाभी,
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी हैं और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में साहिल के लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब सूरज ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि साहिल को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगे और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाने तक तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकराया था। मैंने कहा, सूरज, यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे इसके कपड़े बदला सकती हूँ? कहने लगा कि इसे छोटे भाइयों की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, लेकिन तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी तक यह सोच रही थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। इतने में मुझे साहिल के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं इसके कमरे में गई तो वह बेड पर बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी, यह शर्ट मुझे पकड़ा देना। जाने भाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। इसकी शर्ट बेड के कोने पर टंगी हुई थी। मैंने वह शर्ट इसे पकड़ा दी। इसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े गाड़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके देती हूँ। मैंने इसकी शर्ट के बटन बंद किए तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग से कंघा निकाला और इसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ाया था। मैं यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। इसने मेरा हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी, आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती हैं। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब न हुई। बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और पापा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी सूरज भाई पर आ गई और शादी के बाद आपने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वह बड़ा उदास सा होकर यह सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा देवर साहिल की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो वह खुद पर पुकार के कहता, भाभी, मुझे शर्ट पहना दें, मुझे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरा बाल साफ कर दीजिए। यह काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगता था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस साहिल की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई थी। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागती दौड़ती इसके कमरे में जाती तो वो हंसने लगता, हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुने ज़रा, कितना अच्छा है। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना इसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे यह बताओ कि मैं बर्तन धो, खाना बनाऊं, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर यह गाने और कहानी सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और ऐसा भी एहसास दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठें और मेरे साथ यह गाना सुने, आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़े, काम तो कभी ख़त्म हुए हैं। मैं इसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो, यह बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वह हंसने लगा और कहने लगा, आपका दिमाग खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, जो अब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना?
बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे कभी खाना बनाना है। सूरज मुझे मटर पनीर का कहकर गए हैं और तुम्हें भी तो मटर पनीर पसंद है ना। और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है मटर पनीर बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 1-2 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने मटर पनीर बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की। फिर सोचा कि साहिल का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं साहिल के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना काम खुद साफ कर रहा था। इसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने इसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिया है। भाभी, ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वह बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने इसके हाथ पकड़ा और इसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने इसे एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन इसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। बहुत कर लिया अपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगे। इसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, साहिल, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा, कुछ नहीं खाना। मुझे भी अपने साथ किचन में लेकर जाएं। बस मुझे बताइए कि चाय कैसे बनते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। यह कहकर मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया और किचन में आ गई। इसके लिए चाय बनाई, चिप्स तले, फिर इसको चाय दी। चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तारीफ कर रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन सूरज को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर जाकर मैं बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी जब कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। साहिल मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा था। वह अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। यह सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम सूरज को फ़ोन कर दो, उसे कह दो वह जल्दी घर आ जाए। मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। यह सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर भी जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की आवाज़ किसकी है। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। साहिल के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैं फटाफट से रस्सी पर टंगी तौलिया को उतारा और फटाफट से साहिल की शर्ट पर लगी आग बुझाने लगी, लेकिन इस वक्त तक इसका पेट और हाथ जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पते जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि
आग लग जाएगी। मैं जल्दी से सूरज को फ़ोन किया। साहिल तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। इसका पेट और हाथ जल गया था। वह तड़पते जा रहा था। सूरज को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। साहिल का पेट और हाथ काफ़ी हद तक जल चुका था और वो रो रहा था। सूरज इसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे सूरज का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। मैंने पूछा कि साहिल कैसा है। वह कहने लगे कि इसका पेट और हाथ कितना ज़ख्मी हुआ है। मैंने तुम्हें भी कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। यह कहकर सूरज रोने लगा। कहने लगा मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी। इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा मुझे बुखार था। मुझे क्या मालूम कि वह कब किचन में चला गया। आंसू मेरे भी बह रहे थे। सूरज कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक साहिल को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए थे। सूरज ने कहा कि साहिल अब हम लोगों के बीच नहीं रहा। यह सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा सूरज नहीं, आप क्या कह रहे हैं। इसको बस ज़रा सी आग तो लगी थी। इसे कैसे कुछ हो सकता है। वह कैसे मर सकता है। मैं रोए जा रही थी तो सूरज भी रो रहे थे। कहने लगे आग इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरे रात भर मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा। मेरा हाथ पकड़े ही कहता रहा भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वो जा चुका था। यह सदमा दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में साहिल की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब इसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है, कह रहा है भाभी छोड़े सारे काम, मेरे पास आकर बैठें, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। कुछ महीने बाद मैं पेट से हुई थी। सूरज मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन यह पूरा वक्त भी मैं साहिल के याद में रोते हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा बहुत एहसास करता था। मैं खुद सोच रही थी कि काश मैं उड़ जाती, नाश्ता बना देती, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। सूरज बहुत ठीक रहने लगे थे। उसने कहा बच्चे का नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा मुझे इसका नाम साहिल रखना है। मेरी बात सुनकर सूरज की आंखें भी भर गई थी। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा ऊपर वाले ने हमें दूसरा साहिल दे दिया है, यही अब हमारे गमों को भरेगा और साहिल की कमी को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कहानियाँ जायज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।